नीतीश कुमार के जैसा समझदार, सेकुलर और इंसाफ पसंद लीडर तो आपको मिलेगा नहीं। लोकतंत्र है, यहाँ किसकी सरकार कब बनेगी, किसकी उलट जाएगी, को ठिकाना नहीं है। नमस्कार, आदाब। पुनः आप तमाम लोगों का वक्त टीवी में स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर एजाज अली, सांसद भी रह चुके हैं और ये बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में आज इनका भ्रमण हुआ है और विभिन्न मोहल्लों का इन्होंने दौरा कर वैसे लोगों का इलाज किया जो मजबूर, बेसहारा और गरीब तबके के लोग हैं, जो इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन इनके आज आ जाने के बाद गरीबों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह है कि अचानक बिहार शरीफ आप दौरा किए हैं? देखिए, जब भी मेरे दिमाग में कुछ उलझन पैदा होता है, ख़ास करके सियासी नज़रिए से, तो हम बिहार शरीफ ही तशरीफ़ लाते हैं। ख़ास करके हसनैन साहब के पास आते हैं जी। और इनसे कहते हैं कि हमको लोगों से मिलाइए, सब लोगों से। अच्छा। तो ये ले आके लोगों से मिलाते हैं हमको। अभी देखिए, बिहार में चुनाव गुजरा जी। एनडीए की जीत हुई जी। और ऐसी जीत हुई जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। जी। तो मेरे जहन में ये एक उलझन पैदा होती है अच्छा। कि आखिर क्या बात है कि इतना सेकुलर ग्रुप के नाम पर इतने लोग खड़े हुए, सब लोग मिले, सब हाथ मिलाए, हार गए। ऐसा वैसा हारे हैं। जिस आरजेडी का यहाँ गलबा रहता था वो तो 24 सीट पर घसक के चला आया। ऐसा लगता है 2010 का सिनेरियो फिर लौट के चला आया, ऐसा लगा। तो मेरे जहन में ये बात आती है कि आखिर कौन सी गड़बड़ी हो गई है, ख़ास करके मुस्लिम समाज को लेकर ही, जिसके चलते ये नौबत आती है। अभी जो सरकार बनी है उसमें अभी हम लोगों तो स्टडी नहीं किया है कि मुसलमानों का वोट किधर गया, माइनॉरिटी का वोट किधर गया, किसका वोट किसको पड़ा, ये तो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। लेकिन लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि मुसलमानों का वोट तो सेकुलर तरफ ही पड़ा होगा, तो फिर ये जीत कैसे गया इतना। इसका मतलब कि बाकी समाज के हिस्से का वोट पोलराइज है कि इधर चला आया। तो ये पोलराइजेशन का खेल जो है मजहबी बुनियाद पर, ये किसी भी हालत में किसी भी मुल्क के अक़लियत के लिए ठीक नहीं होता है, जो माइनॉरिटी उसके लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए जहन में ये बात आती है कि इस सियासत को, ख़ास करके जो मज़हब की बुनियाद पर टकराव की सियासत होती है, उससे कैसे लोगों को रोका जाए। तो देखा जा रहा है बहुत सारे वैसे भी अक़लियत हैं और पसमानदा समाज के लोग हैं जो अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोक रहे थे। चुनाव से पहले भी कह रहे थे हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो है महागठबंधन का और आरजेडी का सीट नहीं निकल पाया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है। यही हमारे जहन में गूंजता रहता है। हिस्सेदारी की मांग, ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ है, इसको फिलवक्त छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान क्या करें? क्योंकि ये बताते हैं आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी तक ख़राब आया। देखिए, हिस्सेदारी के मुल्क में ही की वजह कर ही इस मुल्क का बंटवारा हुआ था। कभी हिस्सेदारी का मांग था। दूसरी चीज़ ये है कि हिस्सेदारी और इसी सब को लेकर जो सिलसिला यहाँ चलता रहा, उसके चलते बहुत नुकसान लोगों ने उठाया। अभी भी नुकसान उठाया लोगों ने। MIM का क्या रोल था हिस्सेदारी के नाम पर? मुसलमानों की हिस्सेदारी में मुसलमान दरी बिछाता रहेगी। ये आपने मांग किया, रिजल्ट देखिए कैसा। उन 6 सीट का उन्होंने आरजेडी से मांग किया था, उन्होंने हाथ मिलाने का अभी बात किया था। ढोल नगाड़ा भी उनके दरवाजे पर आवड़ी आवाज़ पे पीटा गया, उसके बावजूद भी हम तो आपको कह ही रहे हैं कि हिस्सेदारी की मांग छोड़ दीजिए। हिस्सेदारी का मकसद नुकसान करेगा। हिस्सेदारी का मतलब होता है कि जो मुसलमानों में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सुखी संपन्न तबका है, उसकी मांग पूरी हो रही है। आप ही कहाँ मांग पूरी हो रही है? हिस्सेदारी के नाम पर इस मुल्क का राष्ट्रपति मुसलमान बना, उपराष्ट्रपति मुसलमान बना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बना। दिखाई दो गया, बड़े बड़े मिनिस्टर मुसलमान बने, होम मिनिस्टर तक मुसलमान बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, यूपीएससी के चेयरमैन बने, सब बने।
लेकिन मुसलमानों के जो आम मुसलमानों की हालत है वो तो दलितों से बदतर हो गई, दलित बदतर हुई ना, तो ऐसा हिस्सेदारी। इसलिए मेरा कहना है कि अब हिस्सेदारी की मांग कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए आप, अब हकदारी की मांग कीजिए। जो कानून संविधान में जो बना हुआ है संविधान में, उसी रास्ते पर आप चलने की कोशिश कीजिए ना। आप अलग से क्यों मांग करते हैं? नहीं मांग करना चाहिए। अभी देखिए, सबसे बड़ा मुसलमानों का शुरू से रहा है, मुसलमान हमेशा ये खोजते रहे कि किस पार्टी की सरकार बने ताकि ये आम आबादी सुरक्षित रहे। मुसलमानों को सरकार से उतना मतलब नहीं होता, आम मुसलमानों को। वो तो 5 साल में एक बार वोट देता है, सरकार बन गई, उसका बैठ के अपना पंक्चर बनाओ, सिलाई करो, फेरी करो, बैठ के मुर्गा अंडा बेचो, सब्जी बेचो, मकान बनाओ, साइकिल पंक्चर बनाओ, यही तो करते हैं लोग। फिर 5 साल के बाद उनको इस्तेमाल किया जाता है कि फलां की सरकार बनेगी। तो मुसलमान, आम मुसलमान अपनी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वोट देता है। जो सरकार सिक्योरिटी गारंटी लेता है उसी को वोट देता है। लेकिन ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, यहाँ किसकी सरकार कब बनेगी, किसकी उलट जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। कल तक लालू यादव थे ना बिहार में, और लालू यादव के रहने से मुसलमान ये समझते थे जब तक लालू रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार साहब आए। नीतीश कुमार के ज़माने में लोग यही समझा कि जब तक ये रहेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं। उसी तरह से लेकिन देखा जाता है डॉक्टर साहब कि नीतीश कुमार जी जब आरजेडी से गठबंधन किए तो भरपूर सहयोग जो है मुस्लिम वोटरों का काफ़ी योगदान रहा उनको सीएम बनाने में। लेकिन जब से उन्होंने एनडीए में गए हैं, बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद मुसलमान तबका के जो वोटर हैं वो दूरियां बनाना शुरू कर दी। इसमें आप क्या कुछ देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के जैसा समझदार, सेकुलर और इंसाफ पसंद लीडर तो आपको मिलेगा नहीं, पैदा होना मुश्किल है। अब तो नीतीश कुमार का अंतिम वक्त है, उनकी दिमागी सलाहियत अब ठीक नहीं है, वो तो अब सिर्फ नाम ही के चीफ मिनिस्टर हैं, वरना उसके ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा होना बहुत मुश्किल है। जब वो बीजेपी के साथ रहे, ज़्यादा वक्त बीजेपी के साथ रहे, मुसलमानों के सरबराहों ने ये सिखाया उनको कि बीजेपी के साथ उसको वोट मत देना। उसने खानकाह बनवा दिया, कब्रिस्तान को घिरवा दिया, लोगों को तालीम मरकज़ का इंतज़ाम कर दिया, लोगों के तालीम का इंतज़ाम किया, मदरसों को इस्टेब्लिश किया, उनको ग्रांट दिया। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इस वजह से वोट नहीं दिया चूँकि इन लोगों ने, मुसलमानों के लीडरों ने ये समझा दिया सरबराहों ने कि बीजेपी के साथ उसको वोट मत दो। इसके बावजूद नीतीश कुमार सरकार में रहे, चाहे मुसलमान का वोट पड़े ना, लेकिन मुसलमानों को कभी मायूस नहीं होने दिया उन्होंने, हमेशा उनका काम। लेकिन इस बार मुसलमान काफ़ी दूरियां बनाए हुए थे नीतीश कुमार से, उसके बावजूद भी चौंकाने वाला जो रिजल्ट आया, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये रिजल्ट तो आना ही था, इसलिए कि हम लोग ने देखते हैं कि ये सेकुलर लोग हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, माले हैं, फिर उसके बाद और जो पार्टियां हैं सेकुलर हैं, और दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान वाले के बेटे की पार्टी है, फिर हम हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन लोगों में आपस में सरपटोल नहीं होता है, और जिनको हम वोट देते हैं ना सेकुलर के नाम पर, उनमें आपस में बहुत सरपटोल होता है। अब तो एनडीए की सरकार है तो सेकुलर लोग जो हैं उनका क्या होगा? वोट लेने के लिए वो सेकुलर हैं, तब तो उनका दिन खत्म हो गया। अगर वोट लेने के लिए सेकुलर हैं, अगर वो ईमानदारी से सेकुलर होते तब तो ये नौबत थोड़ी देखना पड़ता उनको। सिर्फ वोट लेने के लिए सेकुलर हो गए, बाकी वक्त में देखिए क्या हालत रखते हैं। तो ये सब चीज़ अब ख़त्म हो गया, सबका वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो मुस्लिम है, एनडीए की सरकार बनी है, तो उसे किस ओर जाना चाहिए? जदयू की ओर या फिर भाजपा की ओर या फिर आरजेडी की तरफ? आरजेडी, मुस्लिम कहता है कि आरजेडी मेरा पार्टी है। देखिए, अब देखिए जो हालत इस वक्त हुई है बिहार में, जिस तरह से एनडीए जीता है, अब इसमें इन लोगों की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें ये लोग बुरी तरह से हार गए, टक्कर में भी नहीं आ सके, बुरी तरह से हार गए। तो मुसलमानों को इनसे उम्मीद तो छोड़ ही देना चाहिए अब बिहार में, कम से कम अब मुसलमानों को नई दोस्ती करनी पड़ेगी। देखिए, कोई हम तो शुरू से ही बोलते रहे कि ये पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये वोटों की सौदागर होती हैं। इनको वोट दीजिएगा आप सबसे अच्छे हैं, नहीं वोट दीजिएगा आपके खिलाफ, यही चीज़ है।
तो बेहतर यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों का ये कैरेक्टर होता है, एकदम विचारधारा ये सब कहते हैं ना लोग, ये सिर्फ हवाई बात है, जुमलेबाजी होती है। ये विचारधारा कुछ होता नहीं है, कुर्सी चाहिए, उसके लिए वोट चाहिए। तो जिनको कुर्सी, आपके हाथ में तो कुर्सी आने वाली है नहीं, आपकी कुर्सी तो छिना चुकी है बहुत पहले। अब आप सोचिए कि इस मुल्क में हम कैसे हम चैन से रहें, अपना रोजी रोटी कायम रखें, अपने घर मोहल्लों की हालत ठीक करें, लोगों से कैसे मिल कर रहें, इसकी हालत निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको हिकमत मंगाना पड़ेगा। हम तो साफ साफ कहते हैं कि जब इस तरह का सिचुएशन पैदा हो तो आप किससे पूछिएगा? तो हम तो कहते हैं सीरत से पूछिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में क्या कदम किस वक्त उठाया, उससे पूछिए आप। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंग आ गए अहले कुरैश के लोगों से, तो फिर उन्होंने खुद दोस्ती की, उनसे चल के दोस्ती की, उनके यहाँ गए, जाके दोस्ती किया, और रिजल्ट देखिए क्या आया। हम आज भी लोगों को कहते हैं, ख़ास करके जो आम मुसलमान उनसे कहते हैं कि ये सब टकराव छोड़ो, अब इनसे दोस्ती का रास्ता निकालो। दोस्ती में वो नहीं करना चाहेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अहले कुरैश से दोस्ती करने, तो वो चाह थोड़े रहे थे, वो तो छेड़खानियाँ हुई, अटैक हुआ, रास्ता बदल के गए उस जगह पर, लास्ट में समझौता हुआ, वो भी दब के समझौता हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हिकमत था। तो हम कहते हैं वो सीरत से क्यों नहीं पूछते, लोगों से क्यों पूछते? लेकिन रसूल यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, उसके बावजूद भी कामरान का, हमने कहा ना कि ये सब चीज़ सब जुमलेबाजी है। ये सियासी लीडरान का सबका जहनियत एक होता है, उनको कुर्सी चाहिए और उसके लिए वो वोट उनको चाहिए। सर, आपने कहा था इससे पहले के इंटरव्यू में कि दूसरा विकल्प के रूप में आप जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, तो उन्होंने एक भी सीट नहीं लाने का काम किया बिहार में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि वो एक चेहरा है बिहार में, आज न कल वो चेहरा सामने आएगा आपके। लेकिन चूंकि अब नई पार्टी बनाया और फ़ौरन चुनाव में खड़े हो गए, ये अच्छा कदम नहीं था उनका। अभी उनको और 5 साल अपना बनाना चाहिए था, और ऐसे ही सवाल उठाने चाहिए था जो अभी उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार और ये वो खिलाफ उठा रहे हैं, जो बुनियादी समस्याओं के खिलाफ उठा रहे हैं, उस सवालात को उठाते रहना चाहिए था। उससे पब्लिक जो है ना, आवाम समझती है कौन क्या। और नए आए और फिर ढेला लेके खड़े हो गए, लाठी लेके खड़े हो गए, हम ही टक्कर दे सकते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं होने वाला है। हम भी इनके पक्ष में नहीं थे, बहुत सी इनकी पॉलिसी के भी पक्ष में नहीं रहे। जैसे उन्होंने कहा कि शराबबंदी को हम ख़त्म कर देंगे, और पब्लिक यहाँ का बर्दाश्त करेगा, खासकर औरतें बर्दाश्त करेंगी, तो अपने मन से तो नहीं चलना होगा ना। जब आप समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, सोशल पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, तो आपको पब्लिक सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा पहले। पब्लिक सेंटिमेंट नहीं समझने के वजह से देखिएगा आपके चुनाव में हम नहीं थाकते, तो उस सब चीज़ को समझना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि वो जो जहन में अपने पोसे हुए हैं, वो आज न कल उभर के सामने आएंगे, ये चीज़। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं आपसे कि आप देखिए, अभी जितने मुस्लिम लड़के उनके साथ थे, सब किस लिए थे? टिकट के लिए थे। तो वो टिकट के चक्कर में अगर किसी को सपोर्ट कीजिएगा तो उसका तो भट्टा बैठ ही जाएगा। इसलिए हिस्सेदारी के पॉइंट को छोड़िए, अभी हिस्सेदारी में कुछ नहीं है। हिस्सेदारी आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। सही रास्ता है ना, तो हकदारी की बात कीजिए, हक लीजिए।